नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। शिक्षक का दायित्व होता है जब वह पढ़ाने जाए तो पढ़ाने से पूर्व क्लास में एक ऐसा वातावरण सृजित करे जिससे कि छात्र आसानी से और सहजता के साथ सीख सकें और अपने अधिगम को स्थायी बना सकें। तो इसके लिए अध्यापक को कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे वह कक्षा में जाए, कविता, कहानी, पहाड़े, गिनती, चुटकुले इत्यादि के माध्यम से वातावरण का सृजन करें। लेकिन इस प्रकार किया गया सृजन, वातावरण का सृजन अस्थायी तौर पर हो सकता है वो कुछ मिनट तक ही रहे, और हो सकता है वो आपके पीरियड तक रहे, या हो सकता है वो केवल एक दिन तक रहे। तो वातावरण का सृजन स्थायी तौर पर करने के लिए छात्रों के अंदर कुछ गुण विकसित करने होते हैं, या उनके अंदर के गुणों का पता लगाना होता है, जिससे कि वो स्थायी तौर पर उनके अंदर वातावरण सृजन हो जाए और वो पढ़ने में अधिक रुचि लें और उनका ज्ञान स्थायी तौर पर हो सके। तो चलिए आज स्थायी तौर पर वातावरण सृजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा, दूसरा मूल प्रवृत्तियां और संवेगात्मक विकास, और भी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण विधियां। ये कुछ पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम विद्यार्थी के अंदर स्थायी तौर पर वातावरण का सृजन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा की परिभाषा दी थॉमसन मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है, कला। यानी छात्र के अंदर आपको रुचि उत्पन्न करनी है तो क्या उत्पन्न कर दो, प्रेरणा। अगर आपने छात्र के अंदर प्रेरणा उत्पन्न कर दी तो वह शिक्षण कार्य में रुचि लेना शुरू कर देगा और आपका वातावरण का सृजन हो जाएगा। छात्र आसानी से सीख सकेगा और उसका अधिगम स्थायी तौर पर रहेगा। प्रेरणा क्यों का उत्तर बताती है, आपको पता करना है। वातावरण का सृजन करना है, आपको पता करना है अभिप्रेरणा छात्र के अंदर कैसे विकसित की जाए। तो आप क्यों का उत्तर खोजिए। आप बताइए, हम खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है इसलिए खाते हैं। यानी आपको भूख लगेगी तो आपके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होगी और आप खाना खाओगे। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उसका इंतजाम करेंगे। आपने कहा, एक प्रश्न किया, हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें प्यास लगती है। ये हमें प्यास एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है और हम पानी की तलाश करते हैं। इसके लिए हम मीलों चल सकते हैं, जमीन के अंदर खुदाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पाकर रहेंगे। अब यही छात्र के अंदर आपको प्रेरणा उत्पन्न करनी है कि हम पढ़ेंगे क्यों, या हमें पढ़ना क्यों है, या हम किस लिए पढ़ रहे हैं। अगर इस सवाल का जवाब आपने खोज लिया तो छात्रों के अंदर एक स्थायी प्रेरणा आप उत्पन्न कर सकेंगे और वातावरण का सृजन स्थायी तौर पर हो जाएगा। छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे और आसानी से सीख सकेंगे। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, जन्मजात जैसे भूख, प्यास, भय, क्रोध, और भी है जैसे आपके भय, क्रोध, काम, विश्राम। अर्जित में क्या होता है, युद्ध प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा कई और चीजें होती हैं जैसे कि सामुदायिकता, संग्रहशीलता, आनंद, अभिरुचि इत्यादि। ये जो होती है वो प्रेरणा के प्रकार हैं, जन्मजात और अर्जित के आधार पर। यानी जन्मजात जो बच्चे के जन्म के समय ही होती है बच्चे के अंदर, लेकिन कुछ को पता होती है और कोई अपनी प्रतिभा को खोज नहीं पाता है। क्या उसके अंदर प्रतिभा है उसे पता ही नहीं होता, क्या प्रेरणा है उसे पता ही नहीं होता, कुछ अर्जित होती है। अब बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की। तो मूल प्रवृत्तियों की परिभाषा बुड़वर्थ मनोवैज्ञानिक ने दी। मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। यानी हमने उसे सीखा नहीं है, वो हमें जन्मजात है। यानी वो मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मूल प्रवृत्तियों के रूप परिवर्तन, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत कुछ मूल प्रवृत्तियां होती सभी के अंतर्गत, लेकिन कुछ दबी हुई अवस्था में होती है और किसी की उजागर होती है, किसी को पता होती है, किसी को नहीं पता होती। कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो सकारात्मक होती है और कुछ नकारात्मक। तो नकारात्मक मूल प्रवृत्तियों के रूप में हमें परिवर्तन, अध्यापक का दायित्व है कि उसका परिवर्तन करें और उससे छात्र के सर्वांगीण विकास की तरफ मोड़ दे। उसके लिए कौन कौन से होते हैं तरीके? एक, दमन। उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसे दबा दें। बच्चा प्रश्न पूछता है, मूल प्रवृत्ति है बच्चों की प्रश्न पूछना, सकारात्मक या नकारात्मक, ये शिक्षक को खुद निर्णय करना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछना है सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, उसे दबा देते हैं, कहते हैं बैठ जाओ,
इतना ही काफी है। तो ये क्या कहते हैं, दमन। अगर आप नकारात्मक मूल प्रवृत्तियों का दमन कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन सकारात्मक मूल प्रवृत्तियों का दमन गलत है। विलयन, किन्हीं दो मूल प्रवृत्तियों का विलय कर दिया और एक क्षेत्र में उनका ध्यान लगा दिया, छात्र का ध्यान दो मूल प्रवृत्तियों को मोड़कर एक निश्चित उद्देश्य की तरफ लगा दिया, ये क्या, विलयन। मार्गांतरीकरण, छात्र किसी मूल प्रवृत्ति का प्रयोग गलत काम करने के लिए कर रहा है तो उसका मार्गांतरीकरण करके और उसे अच्छे काम में लगा दिया जिससे कि वह तरक्की कर सके। शोधन, उसके अंदर से कमियां, मूल प्रवृत्ति की जो कमियां हैं उन्हें हटाकर और शुद्ध रूप में लेना। तो इस प्रकार मूल प्रवृत्तियों में हमने देखा कि मूल प्रवृत्तियां क्या है, क्रिया करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जन्मजात, कुछ बाद में विकसित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों के अंदर होती हैं, जन्मजात होती हैं, लेकिन कुछ बाद में विकसित होती हैं, विकसित रूप में बाद में पता चलती हैं। इसके अलावा सभी प्राणियों में एक समान रूप से पाई जाती है, यानी किसी को भूख लगती है तो सभी को भूख लगेगी, किसी को ज्यादा खाना खाना है, किसी को कम, ये अलग बात है, लेकिन होती सबके अंदर है, अलग अलग विकसित होती है। इसके अलावा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। जैसे कोई डर रहा है बहुत ज्यादा, उसके साथ एक संवेग अवश्य होगा। किसी को गुस्सा बहुत आता है, एक संवेग स्पेशली होगा, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। मूल प्रवृत्तियों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती। बच्चा छोटे पे अगर डर रहा है तो वो आजीवन डरता रहेगा। किसी को ज्यादा भूख लगती है तो वो जीवन भर ज्यादा ही उसे भूख लगेगी, ऐसा नहीं है कि बाद में रूप परिवर्तित हो जाए। अगला है संवेगात्मक विकास, यानी संवेग, मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए संवेग होते हैं, तो संवेगों का अगर विकास कर दिया जाएगा तो मूल प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा और मूल प्रवृत्तियों से उसे अभिप्रेरणा मिलेगी और उसका सर्वांगीण विकास हो सकेगा, वातावरण का सृजन हो सकेगा। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास। मानव को कार्य करने की प्रेरणा संवेगों से मिलती है, यानी संवेगों से क्या मिलती है, प्रेरणा। कैसे, संवेग से जुड़ा हुआ क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों से प्रेरणा। संवेगों के उत्पन्न होने पर मानव शारीरिक व मानसिक कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न हो जाते हैं तो शारीरिक मानसिक कार्यों के द्वारा कार्य करता है। बाटसन ने नवजात के अंदर 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और प्रेम, ये मूल संवेग हैं। कौन कौन से, भय, क्रोध और मूल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल संवेग कितने हैं, भय, क्रोध और प्रेम किसने बताए, वाटसन ने। किसके अंदर, नवजात के अंदर। बाद में ये कितने बताए थे मैकडूगल ने, 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 मूल संवेग। लेकिन जब एक नवजात होता है इसके अंदर भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 ही मूल संवेग होते हैं। ऋणात्मक संवेग किन्हें कहा गया, घृणा, क्रोध और भय ऋणात्मक संवेग कहलाते हैं। संवेगों की कुछ विशेषताएं हैं। संवेग प्राकृतिक होते हैं, यानी जन्मजात होते हैं। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। सभी संवेग मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। जब आप किसी संवेग के अधीन होते हैं, जैसे आपको बहुत क्रोध आ रहा है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्रोध करूं या ना करूं, मैं कर रहा हूं अच्छा है या नहीं। आपकी सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है, आप उस समय कुछ सोच समझ नहीं सकते। संवेग अस्थिर होते हैं, कभी आपको भूख लगेगी, कभी प्यास, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी आपको काम, कभी नींद, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्रोध आ रहा है तो 6 दिन तक क्रोध ही आता रहेगा, ऐसा नहीं है। मूल संवेग अस्थिर होते हैं। मूल संवेग व्यक्तिगत होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग संवेग अलग अलग स्तर के विकसित होते हैं। किसी में कोई संवेग ज्यादा विकसित है, किसी में कम। संवेगों का संबंध भावात्मक होता है, यानी भावनाओं और संवेग में संबंध होता है। जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे क्रोध आने पर इंसान का कपकपाना, उसका शरीर कांपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। भूख लगने पर वो खोज करने लगता है, तरह तरह के प्रयत्न, शारीरिक और मानसिक प्रयत्न करने लगता है। तो क्या होते हैं, उससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसके वातावरण सृजन के लिए कुछ और भी युक्तियां हैं,
स्थायी वातावरण सृजन के लिए, जैसे शिक्षण अधिगम सिद्धांत और शिक्षण विधियां। कुछ सिद्धांत है जिनके द्वारा हम अधिगम को स्थायी बना सकते हैं, और कुछ विधियां हैं, इनके लिए आपका अलग से एक टॉपिक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।